आपके घर में कौन कौन है? कोई नहीं है। तो वो कुत्ता रख सकते हैं तो एक बाप को नहीं रख सकते। कौन मारता था, वाइफ या बच्चे? बच्चे मेंटली टॉर्चर भी होता था। आजकल रिश्ते कहाँ रह जाते हैं, पैसा पहले देखा जाता है। ये लगा लो कि 9-10 साल हो गए हैं, शक्ल तक नहीं देखी है। ताती वो आवाज है जो कभी अपने बेटे बेटियों के कानों में कभी लोरी बनकर गूंजती थी, कभी कहानी के राजा रानी बनकर आपकी नींद को बुला लाती थी। आज उसी लोरी की आवाज, आज उसी कहानी की धुन, आज वही राजा रानी की गाथा सुनाने वाले ओल्ड एज होम की दीवारों में कैद है। कोई पिता सीने पर हाथ रखकर दर्द से बिलख पड़ता है, हमारा बेटा बस एक बार मिलने आ जाए। और बेटा कहीं शहर की गगनचुंबी अट्टालिकाओं में एसी की चिलचिलाती ठंडी हवा में कंबल ओढ़े सो रहा है, और इधर पिता की पूरी रात करवटें बदलते हुए बीत जाती है। बेटा मॉल्स में पिज्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खाते हुए बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम में शॉपिंग का लुत्फ उठा रहा है, और पिता की आंखें अपने परिवार के लोगों की एक झलक खबर है। मेरा एक बेटा है पर उसे कोई मतलब नहीं है। ये लगा लो कि 9-10 साल हो गए हैं, कोई वो नहीं है, शक्ल तक नहीं देखी है। 41 किलो वजन रह गया था जब मैं यहाँ आया था। डॉक्टरों ने मतलब ये कि सबने बोल दिया था कि ये बचेगा नहीं, ये तो जो है बीमारी की वजह से जो है सारा कोई। वाइफ एक्सपायर होने के बाद, वाइफ एक्सपायर नहीं होती तो फिर तो जैसे तैसे गुजारा कर ही हो ही जाता। मैं जब बीमार पड़ा था तब भी उसे कोई मतलब नहीं था मेरे से। ये लगा लो कि 9-10 साल हो गए हैं, कोई वो नहीं है, शक्ल तक नहीं देगी। 100 में से 10 बच्चे अगर अच्छे निकल गए तो बहुत गनीमत समझो, वरना 90% माँ बाप के लिए बच्चों के अंदर नहीं है। स्वार्थी हो गए बच्चे। यहाँ पर आके घर से अच्छा महसूस होता है। हम भारत के लोग वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते रहे हैं। पूरी धरती के लोगों को अपना सगा संबंधी बताते हुए फूले नहीं समाते हैं। फिर आंखों से बहती हुई निरंतर आंसुओं की इस धार के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? आखिर इन दर्द से बिलखती सुबकती हुई आवाजों के लिए कौन जिम्मेदार है? शादी, ब्याह, जन्मदिन, पार्टीज, बड़े बड़े धार्मिक उत्सवों, पार्टियों में लिप्त हमारे समाज की आंखों पर वो कौन सा चश्मा चढ़ा है जिसकी वजह से उन्हें ये आंसू नजर नहीं आ रहे? ये आंसू तो जीवन भर के लिए हैं। रुमाल से आंखों में उमड़ी हुई नदी भला कब सिमटती है? आपके
प्यार खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इन आँखों की जो बरसात है वो ज्यादा उम्र की लाचारियों से फूटी है। यह उम्र की नहीं, अपनों से बिछड़कर जो दर्द बढ़ते बढ़ते बादल बन गया था, वही बारिश बनकर आज टिप टिप बरस रही है। कौन मारता था, वाइफ या बच्चे? बच्चे। आपको परेशान करते थे? जी हाँ, ऑब्वियसली मारपीट भी होती थी, मेंटली टॉर्चर भी होता था। कौन मारता था, वाइफ या बच्चे? बच्चे। अगर थप्पड़ मारा होता तो आज मुझे खाने ना पड़ते। हम यही पढ़ते रहे कि बच्चों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। कभी मंदिर से, कभी कहीं से, या कोई थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का, रेंटिंग का कोई काम करके, तो वो उन लोगों को खाना तो खिला देती, लेकिन वो माँ का भी नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर हम किसी को अपशब्द बोलते हैं तो वो अपशब्द गुंजायमान जो होते हैं, उसी का जो फल है शायद वही भुगतना पड़ रहा। ये हाथ जो कांपते हाथों से मोबाइल पर बार बार कभी अपने बच्चों के कभी अपनों के नंबर तलाशते हैं, ये वही हाथ हैं जिन्होंने अपने बच्चों पर अपनी सारी कमाई लुटा दी थी। इन्हीं हाथों ने अपने बच्चों को कागज पर पहली बार आ लिखना सिखाया था, आ से आम पढ़ाया था। वही हाथ खुद ही अपने आंसुओं को पोंछने के लिए मजबूर हैं। कोई नहीं कहता कि आप हमारे साथ आके रहो। नहीं, कोई नहीं। गलत तो है, अब क्या कर सकती हैं। सारी दुनिया ना मतलब की है, सेल्फिश से। मैडम जी, एक मैं जनरल बात आपको कहूँ, बड़े ने एक इम्पोर्टेंट कुत्ता रखा हुआ है। अगर वो कुत्ता रख सकते हैं तो एक बाप को नहीं रख सकते। जिन बच्चों की खातिर माएँ खुद गीले बिस्तर पर सोते हुए बच्चों को सूखे हुए बिस्तर पर सुलाती थीं, जिनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उन्हीं बच्चों के घरों में उनके लिए एक कोना भी मयस्सर नहीं। बहू ने उसी समय उसको पैर लगा करके और सीढ़ियों से नीचे गिरा दी। किसको? उनकी माता जी को? हेल्प कर दीजिए, मैं इनको कमोड तक के पहुंचा दीजिए। वो घसीट के लिए तो भैया कमोड पे फेंक दी। बार मैंने डिफेंस कॉलोनी में काम करी थी। वो माता जी की एक ही बेटा था, वो उनका स्पोर्ट का बिजनेस था। दूसरी मंजिल पे वो मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने नीचे से हलवा बना करके लेके गई अपने बेटे को खिलाने के लिए, लेकिन बहू ने उसी समय उसको पैर लगा करके और सीढ़ियों से नीचे गिरा दी। किसको? उनकी माता जी को? और बहू ने गिरा तो दी, और गिरा दी तो उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी माता जी। आप मानोगे नहीं मैम, 7 साल तक वो बिस्तर पे रही। ऐसे हालात में रखा हुआ था कि एक कमरा है जो दरवाजा 2 तरफ, एक किचन की तरफ खुल रहा है, एक बालकनी की तरफ खुल रहा है। बालकनी की तरफ वो कुत्तों को पोटी कराती थी और उधर के दरवाजा खोल के रखती थी, उसका स्मेल आएगा। और खाने के लिए गेहूं का जो आटा होता है ना, छान करके और उसको कढ़ाई में भूज के और उसमें आधा दूध आधा पानी मिला के कप से उसको पिलाती थी। जब इनको नहलाना होता था तो मैं उनको बोली कि इनको नहलाना है तो एक काम करिए, आप मेरे को थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, मैं इनको कमोड तक के पहुंचा दीजिए। वो घसीट के लिए तो भैया कमोड पे फेंक दी। उनको बेटा खुद बताए हैं, क्या करूँ सरिता, ये मेरी बदकिस्मती है। मेरी माँ लुधियाने की डॉक्टर है, देखो पूरा अलमारी खोल के दिखाया वो। और उसके बावजूद बेटा कुछ नहीं कर पाया, मजबूर था, बहुत मजबूर। लेकिन माँ का दिल है कि मानता नहीं। ये कई बार दरवाजे से बाहर निकलकर बैठ जाते हैं, इस उम्मीद में कि उनका बेटा बस मिलने आता ही होगा। लेकिन अब आंखें पथरा गई हैं। मन महसूस कर बैठ जाने और फिर उठकर अशोक साहनी फाउंडेशन के इस ओल्ड एज होम के कमरे में लौटने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। वो तो शुक्र है कि इस ओल्ड एज होम में उन्हें खाने पीने, दवा और ज़रूरत की सभी चीज़ें बेहतर तरीके से मुहैया कराई जाती हैं, वरना ये बुजुर्ग किस शहर के किस फुटपाथ पर जिंदगी बसर कर रहे होते, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। सारी, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो मेडिकल कंसल्टेशन हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, वहाँ पे सारा फ्री है यहाँ पे। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको भी सारा फ्री है। प्लस हमने अभी शुरू किया था, ये ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू किए थे सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के साथ, वो भी फ्री।
मतलब कोई भी चार्ज कहीं नहीं करना है बच्चे से, जो जिसको सर्विस दी जा रही है उसकी जेब से, ताकि लोगों का भला हो और लोगों का उत्थान हो। ये उनका आप